ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज क्लासेस। हमारे पास कल की जो क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर वी आर डन विद द एचआरएम। बिजनेस कम्युनिकेशन वाज द लास्ट एरिया दैट वी कवर्ड इन यस्टरडेज क्लास। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फाइनेंस। ठीक है, एक नया यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट, क्योंकि एज वी ऑल नो कि जब भी हम कोई नया चैप्टर नया यूनिट स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो initially we build the concept foundation of that particular chapter so that the areas can be understood easily, कि आगे जो further हमारे पास areas हैं इस particular chapter के, वो हम easily समझ सकें और easily हम इसको proceed कर सकें। तो let's start with the class। हमारे पास आपके पास जो अब यूनिट है वो सिलेबस का यूनिट नंबर 5 है। नाउ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आस्क कि सर यूनिट नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नॉट 3 हमारे पास। नो, it's a particular sequence that I used to follow and I personally believe कि it's very beneficial। हम यूनिट 1 करते हैं, यूनिट करते हैं 2 करते हैं और उसके बाद यूनिट 5 करते हैं। अब ये जो यूनिट 5 है ना, बेसिकली हमारे पास इट इज नोन एज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग fundamental। That means कि we are going to talk about the finance and accounting in this particular unit। So why do we follow this particular sequence? एक पर्सनली बिलीफ है, मैं शुरू से इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ। इवन द कॉलेजेस एंड द स्कूल, एएस के अंदर भी, ए2 के अंदर भी यही पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कि मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, चाहे वो एएस लेवल हो या ए2 हो, स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर भी होता ही है हमारे पास कि जब मिड टर्म हमारे पास आ रहे होते हैं ना, तो मिड टर्म के अंदर हमारे पास जो केसेस होते हैं या थोड़ी बहुत हमारे पास जो कैलकुलेशंस है हमारे पास सिलेबस के अंदर, वो इजीली असेस हो जाती हैं और बच्चे का एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इन बिजनेस के अंदर जिनके पास एडिशनल बिजनेस स्टडीज एज अ सब्जेक्ट होता है, ओ लेवल्स में भी और स्पेशली ए लेवल्स में। तो क्योंकि ए लेवल्स के अंदर हमारे पास सारे बच्चे कॉमर्स के जो हैं वो अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, कुछ बच्चों का कॉम्बिनेशन ये होता है हमारे पास कि दे ऑफ फॉर सोशो साइकोलॉजी और इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं एंड दे हैव बिजनेस अलोंग विद दीज सब्जेक्ट्स। तो अकाउंटिंग जो है ना, इनके लिए एक नाइटमेयर होता है कि यार अकाउंटिंग होगी, कैलकुलेशन होगा। तो इससे अच्छा ये है कि जल्द से जल्द अगर हम इसका कॉन्फिडेंस डेवलप कर देना बाय टीचिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो दिस इज हाउ द स्टूडेंट्स गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये हमसे हो जाएगा, कोई इतना ज्यादा बड़ा मसला हमारे पास नहीं है। अब ये जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंडामेंटल है, बेसिकली हम इसके अंदर क्या क्या एरियाज कवर करेंगे। हमारे पास यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर यूनिट है हमारे पास जिसके अंदर दो डिफरेंट एरियाज हैं। अब सर दो डिफरेंट एरियाज क्या? एक एरिया हमारे पास कंप्लीटली ऐसा है जो थियोरेटिकल है। अब सर थियोरेटिकल होने का मतलब क्या है हमारे पास, कि सिर्फ थ्योरी, जैसे हमारे पास फाइनेंस क्या है, why finance is important for an organization or a business, what are the different sources and methods of raising the finance, what are the factors that a business needs to consider when they are raising finance। तो सारा ये जो थियोरेटिकल एरिया ना, वो हमारे पास एक है। और जो दूसरा हमारे पास एरिया है दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, इसके अंदर हमारे पास होंगी कैलकुलेशंस। और सर कैलकुलेशंस हमारे पास क्या है कि आई बिलीव, आई होप कि आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स बिजनेस के होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो बिजनेस और भी कर रहे हैं, लेकिन दोज हु आर फैमिलियर विद द अकाउंटिंग ना, तो उनके लिए तो ये इजी है, क्योंकि अकाउंटिंग की तरह पूरी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेयर नहीं करनी, आपको कोई पर्टिकुलर टी अकाउंट्स नहीं बनाने। लेकिन इसके अंदर छोटी मोटी कैलकुलेशंस हमारे पास रिगार्डिंग द अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग रेशियोज के डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब कुछ। तो ये दो एरियाज हैं हमारे पास। तो finance and accounting fundamental is a particular unit that is comprised of two different areas, one is theoretical and the other one is calculation accounting वाला। मूविंग ahead, furthermore हमारे पास यहाँ पे ये जो यूनिट 5 है हमारे पास, इसको अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि हमारे पास बिजनेस के अंदर, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, वी ऑल नो कि वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। टोटल कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों हमारे पास? वी ऑल नो कि देयर आर फोर डिफरेंट डिपार्टमेंट। वन इज नोन एज एचआर, अदर वन इज नोन एज मार्केटिंग, देन वी हैव ऑपरेशंस, देन वी हैव फाइनेंस। सो वी आर डन विद द एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। एचआर डिपार्टमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, मैनेजमेंट ऑफ द वर्कर्स, फायरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, वी आर डन विद दैट। तो वी आर डन विद द एचआर। अब हम हेड कर रहे हैं और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फाइनेंस। Finance is also known as one of the department
इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द बिजनेस। और फाइनेंस को अगर आप गौर से देखें ना, तो इवन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा डिविजन है जो इवन स्मॉल स्केल बिजनेस हो, या फिर आपके पास कोई बिजनेस माइक्रो स्केल पे क्यों ना ऑपरेट कर रहा हो, उसके पास भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। अब मैं आपके सामने बहुत छोटी सी एग्जांपल रखता हूँ। हमारे पास हम ये देखते हैं ना कि जो बहुत स्मॉल स्केल रिटेल शॉप्स होती हैं, गली कूचों की छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, दीज आर द परफेक्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्मॉल स्केल रिटेल शॉप्स है, दे हैव आल्सो मैनेज द फाइनेंस। एक बंदा अकेला मालिक है उस दुकान का, सुबह दुकान खोलता है, रात को दुकान बंद कर देता है, लेकिन उसका भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है। वो रोजाना कैश की हैंडलिंग कर रहा है कि इतने की सेल्स हुई, इतने की परचेजेस कर रहे हैं, इतने कस्टमर ने कैश पे किया है, इतनी सप्लायर्स को पेमेंट की है, इतने यूटिलिटी बिल्स थे, एक्सपेंसेस थे, रेंट था दुकान का वो पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं। तो इवन स्मॉल स्केल बिजनेस, माइक्रो स्केल बिजनेस डू आल्सो हैव अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। तभी कहा जाता है कि भले स्मॉल स्केल बिजनेस क्यों ना हो, माइक्रो स्केल बिजनेस क्यों ना हो, भले उसके पास एचआर नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं होगा, ऑपरेशंस, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके पास होगा। So you need to understand कि even if a particular business that is operating at the micro scale or the small scale also has a finance department. अब सर हमारे पास ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसके फंक्शंस क्या हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा होगा फाइनेंस को, कॉस्ट कंट्रोल कर रहा होगा, रिकॉर्ड कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा, डिफरेंट बजट्स बना रहा होगा, फाइनेंशियल सोर्सेज को कंसिडर कर रहा होगा व्हेन एवर द बिजनेस इज इन नीड ऑफ फाइनेंस। अगर लेट सपोज मुझे एक्सपेंशन करनी है या नई फैक्ट्री लगानी है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड द फाइनेंस एट दैट पॉइंट ओनली दैट एक्सपेंशन इज पॉसिबल। अगर मुझे कोई एक खर्चा करना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड मी द मनी एंड द फाइनेंस टू मेक दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस पॉसिबल। तो हमारे पास सर फाइनेंस है क्या? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँ या एग्जामिनर मुझसे पूछे, डिफाइन द टर्म बिजनेस फाइनेंस। अगर एग्जामिनर मुझसे पूछता है डिफाइन द टर्म बिजनेस फाइनेंस, सो हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन इट कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? बिजनेस फाइनेंस इज द monetary amount that is required by every business to start, to run, or to expand the operations. This is the simple sound quality definition that completely describes or that completely defines the term business finance. कि business finance है क्या? Business finance is the monetary amount, पैसे, money that is required by every business. So why we are using the word every business? Every business का word क्यों use हो रहा है? एवरी बिजनेस का वर्ड इसके लिए यूज हो रहा है कि आपके पास चाहे कोई भी पर्टिकुलर स्केल ऑफ द ऑपरेशन क्यों ना हो, स्मॉल स्केल हो, माइक्रो स्केल हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय एवरीवन। भले आई डू एग्री विद दिस थिंग कि अगर जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट फॉर द फाइनेंस होगी वो ज्यादा होगी, स्मॉल स्केल बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होंगे या जो रिक्वायरमेंट फॉर द फाइनेंस होगी वो कम होगी, लेकिन फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। ऐसा नहीं कि विदाउट द फाइनेंस दे कैन ऑपरेट। इसी तरीके से हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर का पार्ट हो। अब से इकोनॉमिक सेक्टर का मतलब क्या है? हमारे पास प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, दे आल्सो नीड द फाइनेंस। अब सर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे मेक देयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दे टेक द फाइनेंशियल रिस्क, दे ब्रिंग इन देयर ओन इन्वेस्टमेंट। और जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस हैं, दे आल्सो नीड फाइनेंस एंड दे यूज द फाइनेंस ऑफ द टैक्सेस। Whatever the amount that the general public pay taxes to the government, that amount is used by the public sector businesses to operate their operations. नंबर थ्री, हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास लीगल स्ट्रक्चर ना हो, क्यों ना हो? अब से लीगल स्ट्रक्चर का मतलब सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनीज हो, कुछ भी हो हमारे पास, कोई भी लीगल स्ट्रक्चर हो, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय एवरीवन। इसी तरीके से हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस हो, चाहे वो लोकल बिजनेस हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, नेशनल बिजनेस हो, वॉट एवर द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इज, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एवरी बिजनेस का लिखने का मतलब ही यही है कि इट इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस। अब मूविंग अहेड हमारे पास कि सर व्हाट इज द
पर्पस ऑफ फाइनेंस, व्हाई द बिजनेस नीड फाइनेंस हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीजें लिखी हुई हैं, दैट इज टू स्टार्ट, दैट इज टू रन और दैट इज टू एक्सपैंड। तो आज जरा इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ फाइनेंस और द बिजनेस फाइनेंस। नंबर वन हमारे पास जो पर्पस है ऑफ रेजिंग द बिजनेस फाइनेंस और हैविंग द बिजनेस फाइनेंस इज दैट इज टू स्टार्ट। अब सर जब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास यहाँ पे सबसे बेसिक 9-10 क्लास के अंदर या बिजनेस का जो इनिशियल चैप्टर है हमारे पास बिजनेस एंटरप्राइज, उसके अंदर आप पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? दैट आर द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड, यस, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो अगर आप जो अमाउंट ऑफ कैपिटल और द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू आर प्रोवाइडिंग इनटू अ बिजनेस, दैट इज द इनिशियल अमाउंट ना, तो स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब से ये जो इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसे कहा जाता है स्टार्ट अप कैपिटल। The initial amount of investment that is provided by an entrepreneur or an individual to start the business, to kickstart the operations, business setup करने के लिए जो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली इसे कहा जाता है स्टार्टअप कैपिटल। अब मूविंग हैट इस चीज को जरा समझते हैं हमारे पास। लेट्स सपोज यू आर स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट, आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा किसके लिए? सबसे पहले चीज तो जो प्रेमिसेस होंगी, जो पर्टिकुलर लोकेशन पे आप ऑपरेट कर होंगे, उसको आपको खरीदने के लिए रेंटल बेसिस पे एक्वायर करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। देन यू नीड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द किचन इक्विपमेंट, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगी वो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल व्हाट एवर द लीगल फॉर्मेलिटीज आर, उसके लिए आपको अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। इनिशियली वर्कर्स को हायर करने के लिए, शेफ वेटर्स को हायर करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। तो जब भी कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, इवन स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। आई डू एग्री कम अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा लेकिन रिक्वायर्ड होगा। तो आपको सबसे पहली चीज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है। अब आपका जब बिजनेस स्टार्ट हो गया है, बिजनेस इज ऑपरेशनल, बिजनेस इज कंटिन्यूइंग इट्स एक्टिविटी, तो आप यहाँ पे कहेंगे दैट द बिजनेस इज इन इट्स रनिंग फेज और द बिजनेस इज ऑपरेशनल। तो जब आप बिजनेस को रन कर रहे हैं हमारे पास, सो इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंसेस फेस कर रहे होंगे। अब सर एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर क्या है? रेंट पे कर रहे होंगे, सैलरी वेजेस टू द वर्कर्स पे कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर रहे होंगे, मल्टीपल एक्सपेंसेस होंगे, रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे, सप्लाईज खरीद रहे होंगे, मल्टीपल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड द ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो अगर आपके पास फाइनेंस नहीं होगा, सो हाउ यू आर गोइंग टू कीप योर बिजनेस ऑपरेशनल? अगर आप रेंट पे नहीं करोगे तो क्या आपका लैंडलॉर्ड काम करने देगा? अगर आप इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करोगे तो ये जो की इलेक्ट्रिक है या जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे? नो। और इसी तरीके से आप जब अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस साइज को अब ग्रो कर रहे हैं। तो जब आप अपने बिजनेस साइज को ग्रो करेंगे तो नाउ इन दैट केस यू आर इन नीड ऑफ फाइनेंस एक्सपेंशन के लिए। दूसरी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको वहां पे जगह के लिए पैसे चाहिए, मशीनरी के लिए पैसे चाहिए, दूसरे नंबर ऑफ वर्कर्स आपको हायर करने होंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिक पर्पसेस हैं जिसके लिए आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे एक चीज है एक्सपेंसेस। तो हम जरा समझते हैं कि बिजनेस के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर या सो कॉल्ड हमारे पास एक्सपेंस है क्या? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंस? आ जाओ समझते हैं जरा एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो एक्सपेंडिचर को आप कह सकते हो कि इट इज नोन एज वन ऑफ द सोर्स ऑफ कैश आउटफ्लो। जब आप फॉर एग्जांपल रेंट पे करते हैं तो आपके बिजनेस में से कैश जाता है, कैश आउटफ्लो है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप जब भी कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस फेस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यू आर एक्चुअली मेकिंग अ पेमेंट, आप पे कर रहे हैं, आप लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो इट इज अ पेमेंट दैट यू आर मेकिंग। तो एक्सपेंडिचर का मतलब है कैश आउटफ्लो और द पेमेंट। अब यहाँ पे बिजनेस के अंदर दो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है हमारे पास दैट इज नोन एज
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक आपके पास होता है दैट इज नोन एज कैपिटल expenditure. These are the two different types of expenditure. One is revenue and the other one is known as capital. अब हम यहाँ पे इसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एंड व्हाई एंड हाउ दे आर डिफरेंट। तो आज जरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, अब बच्चा यहाँ पे मैं ना बड़ा कंफ्यूज होता है, इस चीज को जरा सुनना। व्हाट इज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन? बच्चा कहता है कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का तो मतलब है कि हम जो सेल्स करते हैं उससे जो पैसे कमाते हैं। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे भी माउस है, अगर ये मैंने माउस बेचा तो मुझे यहाँ पे पैसे मिलेंगे, एंड इट विल बी नोन एज द रेवेन्यू दैट आई हैव जनरेटेड थ्रू द सेल ऑफ दिस माउस। मैंने यहाँ पे अपना जो भी फर्नीचर है या जो भी मेरे बिजनेस के गुड्स है मैं अगर बेचता हूँ तो उससे जो मुझे पेमेंट मिलती है या वो जो अमाउंट में जनरेट करता हूँ, इट इज नोन एज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के अंदर तो पैसे आते हैं, और आपने कहा एक्सपेंडिचर के अंदर वेन एवर द बिजनेस इज मेकिंग एन एक्सपेंडिचर तो उसके अंदर तो पैसे जाते हैं। तो ये दोनों चीजें साथ क्यों है? सुनना, कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो अमाउंट होती है एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर वो क्या होती है? कम होती है। सर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो खर्चे होते हैं उसकी जो अमाउंट होती है या उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो अमाउंट होती है वो एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? कम होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। डे टू डे एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे हमारे पास शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं। डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल कॉस्ट, डे टू डे कॉस्ट हमारे पास है। अब सर शॉर्ट टर्म एक्सपेंस का मतलब क्या है? लेट सपोज रेंट, वेजेस, सैलरीज, तो ये सारे के सारे खर्चे कौन से हैं? डे टू डे एक्सपेंडिचर है, रेंट, वेजेस, सैलरीज। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर जो अमाउंट है वो ज्यादा लग रही है, और अमाउंट हमारे पास रोज की बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इनकम नहीं हो रही। इट्स अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंस। एक दफा आपने वो एक्सपेंस कर लिया, थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ अ मशीनरी। क्या मशीनरी आप रोज खरीद रहे हैं? नहीं, साल में या सालों में एक दफा खरीद रहे हैं। तो ये जो परचेज ऑफ अ मशीनरी है इट विल बी नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आप नहीं कर रहे। लेकिन ये जो रेंट, वेजेस, सैलरीज है ये शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्सपेंसेस है, और जो मशीनरी की अमाउंट है वो एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ फर्दर मूविंग एट हमारे पास कि सर ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कहलाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कहलाता है? हमारे पास देखो, गौर से सुनना, समझना, आई एम गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। ये रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इन तीनों हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल्स हैं इनको देखें जरा। अगर मुझे यहाँ पे अपनी शॉप को रन करना है और मेरे पास जो शॉप है वो रेंट पर है, अगर मैं रेंट पे नहीं करूं तो क्या लैंडलॉर्ड मुझे आफ्टर मंथ, 2 मंथ्स क्या ऑपरेट करने देगा? नो। इसी तरीके से मैं अपने वर्कर्स को वेजेस पे नहीं करूं तो आफ्टर 1 2 3 4 days दे आर गोइंग टू लीव, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। इसी तरीके से मैं अपने स्टाफ को सैलरी पे नहीं करूं तो 1 2 महीने के बाद वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि रेंट पे नहीं करोगे, वेजेस पे नहीं करोगे, सैलरीज पे नहीं करोगे, ये डे टू डे एक्सपेंसेस मीट नहीं करोगे तो क्या बिजनेस चल सकेगा? और अगर बिजनेस चल नहीं सकेगा तो क्या आप यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकोगे? विल द बिजनेस ऑपरेट? नो। क्या बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा? नो। तो इसीलिए इसे कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट हेल्प्स इन कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू एक्टिविटी। तभी इसे कंसिडर किया जाता है, तभी इसे बोला जाता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कि जब भी बिजनेस ऑपरेशनल होगा ये एक्सपेंसेस इनकर होंगे।
और जब भी बिजनेस को ऑपरेशनल एक्टिविटी रखनी होगी, रेवेन्यू एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी होगी, एक्सपेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? अब लेट्स सपोज यहाँ पे जो एग्जांपल थी हमारे पास परचेज ऑफ अ मशीनरी की, तो व्हेन अ बिजनेस मेक्स अ परचेज ऑफ अ मशीनरी, तो इससे बिजनेस के अंदर जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। बिजनेस के पास एक और मशीनरी आ जाती है तो बिजनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बिजनेस हैज मोर कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि ये वो खर्चा है जो कि बिजनेस की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है, और इससे बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है या अमाउंट ऑफ कैपिटल है बिजनेस के अंदर, वो इंक्रीज हो रहा है। तो when the amount and the cost of capital increases or the amount of capital increases, तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है। तो ये वो खर्चा है जो कि बिजनेस कर रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसी तरीके से आपके पास एक फैक्ट्री थी, आपने एक और फैक्ट्री खरीदी, तो परचेज ऑफ अ फैक्ट्री विल बी नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई, बिजनेस के अंदर जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल है वो बढ़ गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये दो रीजन होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्योंकि ये वो एक्सपेंसेस हैं, अगर आप पे नहीं करोगे तो आप यहाँ पे रेवेन्यू एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपका बिजनेस ऑपरेशनल नहीं होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है और कॉस्ट है जो आप फेस करते हैं, तो इससे आपके बिजनेस के अंदर जो वैल्यू ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। Why business finance is important and what is the importance of business finance? आ जाओ। Number one, without finance you cannot start. You cannot start the business. So number one, importance of finance to start. Number two, to run. As we know, it's one of the basic purpose why business finance is important: to continue the operations, to run the business. Number three, to expand the business. Without finance, you cannot expand. This is also one of the case. Done. Number four, to stay liquid. अब से ये क्या है? लिक्विडिटी इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग का, बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, हम आगे पढ़ेंगे। अब सिर्फ सुन लो, हमारे पास, आपके पास, आप जाते हैं अपने सप्लायर के पास और आप अपने सप्लायर को कहते हैं कि आई नीड सप्लाईज रॉ मटेरियल, तो कहेगा ये लो। और जब आप उससे रॉ मटेरियल लेंगे तो आपको क्या पे करने हैं? पैसे, क्योंकि आपने उससे सप्लाईज और रॉ मटेरियल खरीदा है। लेकिन आप यहाँ पे अभी कह रहे हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको एक महीने के बाद पे करूंगा, जिसको कहा जाता है बाइंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेड क्रेडिट। तो अब यहाँ पे वो सप्लायर आपको देखेगा, आपके अकाउंट्स को देखेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेगा, और उसके बाद डिसाइड करेगा कि आपको क्रेडिट देना है कि नहीं। अगर आपके पास फाइनेंस होगा, आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी होगी, तभी तो आप अपने सप्लायर को एक महीने 2 महीने के बाद पे ऑफ कर सकोगे। तो जब आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक भी तो आपकी लिक्विडिटी को और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करता है। वो देखता है कि आपकी एबिलिटी है कि आप आफ्टर अ मंथ या आप जो लोन एक्वायर कर रहे हैं उसको रीपे कर सकोगे। And then the banks decide to provide you a loan. Otherwise, they are going to turn down the request of the loan. They are going to reject the request of the loan. तो इसके लिए भी फाइनेंस होना जरूरी है ताकि आपका बिजनेस लिक्विड रहे, ताकि आपके बिजनेस की यहाँ पे सप्लायर्स के साथ क्रेडिट लेने में, बैंक से लोन लेने में। इसी तरीके से फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग बैड टाइम्स। अब फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग बैड टाइम्स का मतलब क्या है कि ऑन लोगों के कोविड के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस थे, दे वर सर्वाइविंग, और तकरीबन हमारे पास मैक्सिमम 90% इंडस्ट्रीज जो थी ना वो सर्वाइव करी थी। एयरलाइन, होटल, रेस्टोरेंट्स, एजुकेशन, फैशन, ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज थी, दे वर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द कोविड, लॉकडाउन, कोरोना पैंडेमिक हमारे पास। तो वहां पे जिन बिजनेस के पास फाइनेंस था वो सर्वाइव कर गए, जो उनके पास फाइनेंस नहीं था दे डिडंट सर्वाइव, और अब वो मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो यू नीड टू हैव सम फाइनेंस, तभी तो कंपनीज अपने पास रिजर्व्स रखती हैं,
तभी तो इंडिविजुअल्स जो इनकम अर्न करते हैं उसमें से कुछ प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम सेव कर होते हैं फॉर दी बैड टाइम। तो ये जो हमारे पास सर्वाइवल और ये जो हमारे पास बैड टाइम्स आते हैं, क्राइसिस आते हैं, तो उसके अंदर बिजनेस के पास अगर फाइनेंस होता है तो बिजनेस कैन कोप अप, जिसको ये भी कहा जाता है फाइनेंशियल कंपेटिटिवनेस। क्या कहा जाता है हमारे पास? फाइनेंशियल कंपेटिटिवनेस। तो अगर बिजनेस के पास फाइनेंस होगा तभी बिजनेस सर्वाइव कर सकेगा। नंबर टू, फाइनेंशियल कंपेटिटिवनेस ये भी है कि आपके पास फाइनेंस होगा तभी तो आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकोगे, तभी तो आप प्रमोशन और मार्केटिंग कर सकोगे। आपका जो कंपेटिटर है वो कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग कर रहा है ऑन द प्रमोशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नए नए जो है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज ही दैट बिजनेस इज स्पेंडिंग द अमाउंट ऑफ मनी। तो अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है एंड यू आर नॉट दैट मच फाइनेंशियली कंपैटिटिव, सो हाउ यू आर गोइंग टू compete with your rivals and the competitors in the market in terms of marketing, in terms of technological advancement? तो इसके लिए भी फाइनेंस होना क्या है आपके पास जरूरी है। So these are some of the points that we need to understand that this is the importance of business finance. तो गाइस ये हमारे पास बेसिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट था कि फाइनेंस होता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। देन वी डिस्कस हमारे पास ये जो फाइनेंस है इसके अलावा हमारे पास क्या बिजनेस की पर्पसेस होते हैं जिसकी वजह से फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एरिया दैट वी डिस्कस, अकाउंटिंग वाला। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रेशियोज। तो आज का तो टारगेट ये है कि सिर्फ हम अकाउंटिंग को समझेंगे कि अकाउंटिंग है क्या। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग समझ में आ गई कि अकाउंटिंग है क्या, तो यहाँ पे सारी चीजें आगे भी क्लियर हो जाएंगी। अब सर ये अकाउंटिंग होती क्या है? अब आपके पास अकाउंटिंग एक पूरी फील्ड है, लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, लोग एसीसीए करते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ते हैं। अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट है हमारे पास। अकाउंटिंग है क्या? आज एक कहानी सुनते हैं हमारे पास, so, उस कहानी के थ्रू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अकाउंटिंग। आप अपने, आपका एक दोस्त है, सही है, आपका दोस्त काफी परेशान है, उसने यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो बिजनेस चल रहा है, अब बिजनेस वो चल रहा है और वो यहाँ पे आपको एज अ गुड फ्रेंड कहता है कि यार लेट्स डू पार्टनरशिप, बिकम द पार्टनर इन माय बिजनेस। तो यहाँ पे बीइंग एन इंडिविजुअल, पढ़े लिखे आदमी हैं आप, आपके पास नॉलेज है कि बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, सब कुछ है, आप उससे क्या कहेंगे? लेट मी लुक और लेट मी शो योर अकाउंट्स, मतलब टेल मी दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और आपके अकाउंट्स कैसे हैं, मुझे बताएं कि अकाउंट्स किस तरीके से हैं और क्या है। अब ये अकाउंट्स क्यों पूछ रहे हैं? वो अकाउंट्स इसके लिए आप मांग रहे हैं उससे, और आपसे पूछ रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है फाइनेंशियली। तो ये जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर बच्चे कहते हैं कि सर अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कीपिंग, एनालाइजिंग, ये सब कुछ है। मैं कहता हूं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है हमारे पास? अकाउंटिंग इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अब सर ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब क्या है हमारे पास? हमने अभी रिसेंटली बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ा है, तो उसके अंदर हमने देखा है ना कि विदाउट लैंग्वेज और विदाउट इफेक्टिव लैंग्वेज एंड प्रॉपर लैंग्वेज आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी जो है वो बायलिंगुअल इंग्लिश और उर्दू का यूज कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, तो आई एम यूजिंग अ सर्टेन एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज इन ऑर्डर टू टीच यू, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो लैंग्वेज क्यों यूज होती है? लैंग्वेज इसके लिए यूज होती है ताकि आप अपने मैसेज को और अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सको। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, जो कि कम्युनिकेट करती है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स। अब आपके जो अकाउंट्स हैं उसको देख के उसके अंदर जो सेल्स हैं, उसके अंदर जो प्रॉफिट है, उसके अंदर जो एक्सपेंसेस हैं, उसके अंदर जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो ये जो आपके पास नंबर्स हैं और ये जो आपके पास सारी की सारी फाइनेंशियल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो कम्युनिकेट करनी है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
अब लास्ट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी थी, इस साल प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, तो पता चल रहा है कि लास्ट ईयर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, तो उसका मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है। लास्ट ईयर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 10% थी, इस साल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 6% है, तो इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, परफॉर्मेंस खराब हो गई है। तो आप यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होगी, शेयर होल्डर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, बैंक्स होंगे, ओनर्स खुद यहाँ पे अकाउंट्स को देखेंगे ताकि पता चल सके कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो हुई ना लैंग्वेज, क्योंकि ये कम्युनिकेट करिए बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अकाउंटिंग इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस दैट कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद ऑल द स्टेक होल्डर ग्रुप जो कनेक्टेड है। शेयर होल्डर्स आपके अकाउंट्स को देखते हैं, सप्लायर आपके अकाउंट्स को देखता है, इन्वेस्टर्स आपके अकाउंट्स को देखते हैं, बैंक्स आपके अकाउंट्स को देखते हैं, ताकि उनको बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल सके। एंड बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन। बैंक देखेगा कि यार आप प्रॉफिटेबल हो, लोन रीपे कर सकते हो, तभी वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। शेयर होल्डर्स आपके शेयर्स तभी बाय करेंगे अगर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ताकि उनको रिटर्न और प्रॉफिट मिल सके। इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू मेक द इन्वेस्टमेंटल डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसी तरीके से आपके पास जो सप्लायर है वो आपको क्रेडिट ऑफर करने से पहले, क्रेडिट प्रोवाइड करने से पहले आपके अकाउंट्स को देखेगा। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ये आपके पास है। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज है कि सर ये जो फिर हमारे पास टी अकाउंट्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, इसको कहा जाता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है कि इट शोज द प्रोसेस और इट शोज द डिफरेंट स्टेजेस कि अकाउंटिंग होती कैसे है। What is the complete process? What are the stages that are involved in doing the accounting or in performing the accounting? तो हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल आपको प्रोसेस बताता है। अब सर क्या प्रोसेस है? जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे और जो भी यूजर या अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा, तो सबसे पहले वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा एन अकाउंटिंग इवेंट। अब सर ये अकाउंटिंग इवेंट क्या है? अकाउंटिंग इवेंट का मतलब है, एक चीज को सुनना, बिजनेस में हर उस चीज की वैल्यू है जिसकी कोई ना कोई फाइनेंशियल वैल्यू है। अब आप अपने दोस्त की फैक्ट्री पे जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बातें करते हैं। आपने ना चीज कोई खरीदी है, ना कोई आपने पेमेंट करी है, ना उससे आपने कोई चीज खरीदी, ना उसने आपसे कोई चीज खरीदी। कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है? कोई एक्सचेंज ऑफ मनी या कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस हुआ है? नहीं। कोई सेल्स एंड परचेज हुई है? नहीं। तो क्या हंसी को रिकॉर्ड करोगे, या जो 500 रुपए की बातें करी थी उसको रिकॉर्ड करोगे? नो। अकाउंटिंग इवेंट का मतलब है कि हर वो चीज जिसकी कोई ना कोई फाइनेंशियल वैल्यू है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो आइडेंटिफाई एन अकाउंटिंग इवेंट का मतलब क्या है कि जो भी यूजर है, जो भी अकाउंटेंट है, उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा इवेंट जो है वो अकाउंटिंग है, कौन सा इवेंट नॉन अकाउंटिंग है। तो अगले दिन जब आप जाते हैं तो उससे आप स्टॉक खरीदते हैं 5 लाख रुपए का, तो उसकी सेल्स भी आपने परचेजेस करी है, अब ये एक अकाउंटिंग इवेंट है। पहले दिन जो आप बैठ के बातें बातें कर रहे थे वो कोई भी अकाउंटिंग इवेंट नहीं है। तो a user must have a knowledge of an accounting event, नंबर वन। जैसे अकाउंटिंग इवेंट आप आइडेंटिफाई करते हो, तो फॉरन से उस पर्टिकुलर चीज को आप क्या कर लेते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो अपने पास कि ये सेल्स हुई है, ये परचेजेस हुई हैं, इतना मैंने क्रेडिट प्रोवाइड किया है, इतना मैंने क्रेडिट लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, आप यहाँ पे सुना होगा आप लोगों ने डेबिट क्रेडिट, डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। अब ये क्या है हमारे पास? ये बेसिकली डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट है। अब जो अकाउंटिंग स्टूडेंट है दे कैन इजीली गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, लेकिन जो नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट है वो सिर्फ समझने कि ये रिकॉर्ड करने का तरीका अकाउंटिंग के अंदर, कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल गुड्स बेचे हैं, तो सेल्स भी हैं और मेरे पास कैश आया है, तो ये एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है जिसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या पूरे साल में एक ही रिकॉर्ड होगा या एक ही ट्रांजैक्शन होगी? ना। अब थर्ड स्टेज के अंदर आप ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो रिकॉर्ड है उसको आप समराइज करेंगे। जितने भी आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे थ्रू आउट द ईयर, जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि नाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायल बैलेंस, कि ये सारा डेबिट है, ये सारा क्रेडिट रिकॉर्ड है, ये सारा डेबिट रिकॉर्ड है, ये आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब से ये ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड्स जनवरी से लेके दिसंबर तक, पूरे एक साल में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं,
जो भी डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे समराइज्ड हैं। फिर इस ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब आपके पास पूरे साल का डाटा अवेलेबल है। अब फोर्थ स्टेज के अंदर यहाँ पे आप एनालाइज करोगे बिजनेस की परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे। ट्रायल बैलेंस से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे आप बनाओगे बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड में आपके पास आएगा प्रॉफिट या एंड में आएगा आपके पास लॉस। तो बाय लुकिंग एट द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द ईयर आपको पता चल जाता है कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। प्रॉफिट हुआ है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। when you are comparing this year's income statement with the previous year, so you will get to know कि whether you have improved or disimproved। और दूसरा फिर आप बनाएंगे SOFP जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब यही ट्रायल बैलेंस आपको इंफॉर्मेशन देगा जिससे आप SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, बैलेंस शीट जिसको कहा जाता है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि फाइनेंशियली बिजनेस की वर्थ क्या है, कितने के एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटीज है, कितना बिजनेस के अंदर कैपिटल है, बिजनेस के पास कितनी जमीनें, फैक्ट्री हैं, कितना उधार देना, ये सब कुछ। और इसके बाद ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे और आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे रेशियोज। डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जो कि डिफरेंट एरियाज और बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर जब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, वी हैव द कंप्लीट डाटा एंड द एंटायर इंफॉर्मेशन, तो फिर हम रेशियोज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? वो रेशियोज इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं मेरे बच्चों, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब लेट्स सपोज हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट है बिजनेस के अंदर। बैंक यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पे आपके अकाउंट्स को देख रही है क्योंकि गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स। तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी, उससे प्रॉफिट के बारे में कंसर्न है कि इतना प्रॉफिट हुआ इतना टैक्स बनेगा। बिजनेस में क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या पर्टिकुलर बिजनेस को उधार देने, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, उसका इंटरेस्ट वो है। शेयर होल्डर्स हैं तो उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट के अंदर है कि यार अकॉर्डिंग टू द कंपनीज प्रॉफिट उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है। इन्वेस्टर्स देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है उसके बारे में रिटर्न। सप्लायर देख रहा है कि यार आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, आप उधार वापसी दे पाएंगे कि नहीं। तो उसकी बेसिस पे दैट पर्टिकुलर सप्लायर इज इंटरेस्टेड इन द लिक्विड वाला एरिया, लिक्विडिटी वाला एरिया। तो हर पर्टिकुलर जो स्टेक होल्डर है उसका डिफरेंट इंटरेस्टेड एरियाज है, तो वो उसकी कैलकुलेशन ऑफ द रेशियोज करेगा और उसको पता चल जाएगा क्या करना है। तो दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अलग होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज अलग होते हैं, ताकि सब अपनी पर्टिकुलर इंटरेस्टेड एरिया, कंसर्न्ड एरियाज के हिसाब से रेशियोज कैलकुलेट करके दे कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग साइकिल इज। तो ये बेसिक हमारे पास इनिशियल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न द कैलकुलेशन ऑफ द रेशियोज इन ओ लेवल्स बिजनेस फाइनेंस।